नमस्कार, इस वक़्त हमारे साथ चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हमारे साथ मौजूद हैं। सर से बातचीत करेंगे। सर अभी मध्य प्रदेश की एक घटना है जिसमें आईएएस संतोष वर्मा जी हैं, जो उन्होंने एक बयान दिया था, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है। इसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक ब्राह्मण अपनी बेटियों की शादी एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों से नहीं करवाते। इस बयान को लेकर किस तरह आप देखते हैं सर, क्या कहेंगे आप? इस टाइप का बयान देने का कोई मतलब नहीं है। और जो लोग बयान दे रहे हैं वो लोग कोई सार्थक काम करते हुए आज तक नहीं दिखे। मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता है कि वो कौन लोग हैं। हो सकता है कि ब्राह्मणवादी ताकतों के द्वारा इस प्रकार का बयान दिलवाया जा रहा। चूंकि देश में संविधान है और संविधान ने एक सिस्टम दिया है। उस सिस्टम के तहत इस देश में सबको काम करना है। हमारा सिंपल इतना कहना है कि देश में जो वंचित समाज के लोग हैं वो अपने आप वंचित नहीं हुए, उसके लिए इस देश की मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिम्मेदार है। तो उन वंचित समाज के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको बराबरी में खड़ा करने के लिए इस देश में एक संवैधानिक सिस्टम बनाया गया। हमारी लड़ाई उस संवैधानिक सिस्टम को अमल में लाया जाए इसके लिए है। जो ब्राह्मणवादी ताकतें इस देश की सत्ता और व्यवस्था में काबिज हैं, वो तमाम प्रकार के जो संवैधानिक राइट्स हैं, उन संवैधानिक राइट्स के बारे में या तो खामोश हैं, या तो जो तमाम ओबीसी, एससी, एसटी के वंचित वर्गों के संवैधानिक राइट्स हैं, उनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके साथ में षड्यंत्र किया जा रहा है और उनको जिस तरीके से लागू होना चाहिए था तो लागू नहीं होने दिया जा रहा है। तो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई संवैधानिक, जो हमको हक अधिकार मिले हैं वो संवैधानिक हक अधिकार लागू होने चाहिए, वो हमको मिलने चाहिए, इसके लिए हमारी लड़ाई। तो जो भी इस मूवमेंट को चलाना चाहते हैं उनको अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। और सोशल मीडिया में बोलने वाले, बात करने वाले इतने लोग हैं कि उनके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते। तो इस देश के अंदर अगर हम लोगों को अपने हक अधिकार चाहिए तो उन हक अधिकारों के लिए हमें अपने समाज को जो संविधान में लिखे हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में जागृत करना पड़ेगा, समाज को संगठित करना पड़ेगा। और संगठित शक्ति के साथ में जब हम लोग अपने हक अधिकार की मांग करेंगे तो हमारे हक अधिकार हमको मिल सकते हैं। और अगर हमारे लोग इकट्ठा हो गए तो इस देश की सत्ता और व्यवस्था पर भी जो इस देश का मूल निवासी बहुजन समाज है वो इस देश की सत्ता और व्यवस्था को चलाने लायक हो सकता है। तो इसके सर लिए कोशिश करने की जरूरत है। जी, बिहार चुनाव को किस तरह देखते हैं सर? बिहार चुनाव में जो आंकड़े आने चाहिए थे विपक्ष के लोग विपक्ष के समर्थन में, वो आंकड़े आते नज़र नहीं आए। इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर आप? ये बात सही है कि जो विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर रिजल्ट उसके ठीक विपरीत गए। और उसमें तो हम लोग एक लंबे समय से ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और एक लंबी लड़ाई भी वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग ईवीएम को लेकर के लड़ रहे हैं। तो जो लड़ाई ईवीएम की है वो अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन अपोजिशन के लोग उस लड़ाई को जिस प्रकार से लड़ना चाहिए वो लड़ने का काम नहीं कर रहे। अगर उनके साथ में गलत हुआ है तो उसके खिलाफ भी उनको कोर्ट में जाना चाहिए। अभी तक कोई कोर्ट में गया है जो चुनाव परिणाम आया है उसके खिलाफ में, इसका भी कोई मीडिया में इसकी कोई खबर अभी हमको तो देखने को नहीं मिली। जो सेकंड नंबर का कैंडिडेट होता है उसको
रिकाउंटिंग करवाने का अधिकार है, मगर ऐसी भी खबरें मीडिया में नहीं है कि लोगों के द्वारा रिकाउंटिंग की मांग की गई हो, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, जो सेकंड नंबर के अपोजिशन के कैंडिडेट हैं। तो आप अपोजिशन को अभी अगर आरएसएस बीजेपी से लड़ना है तो उसको मुस्तैद होकर के लड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि केवल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरएसएस बीजेपी से लड़ लेंगे, तो अभी ये संभव नहीं दिख रहा। क्योंकि आरएसएस बीजेपी के पास एक तो बीजेपी है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी का मुकाबला दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से होता है। लेकिन बीजेपी केवल बीजेपी नहीं है, बीजेपी के पीछे आरएसएस है, बीजेपी के पीछे बजरंग दल है, बीजेपी के पीछे विश्व हिंदू परिषद है, बीजेपी के पीछे ऐसे बहुत सारे संगठन है बैकअप में उनके। और आरएसएस एक कैडर बेस्ड संगठन जो बीजेपी के पीछे है। फिर ईवीएम बीजेपी के पास में है, फिर चुनाव आयोग खेला कर रहा है, फिर मीडिया है, फिर ऐसे बहुत सारी बातें हैं, फिर पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है। तो अब अगर इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला करना है तो अपोजिशन के लोगों को मुस्तैदी से लड़ना हो। अगर बीजेपी के पास एक आइडियोलॉजी है तो अपोजिशन के पास उसकी काउंटर आइडियोलॉजी होनी चाहिए। अगर बीजेपी के पास आरएसएस और आरएसएस से जुड़े सामाजिक संगठन है जो उनको बैकअप कर रहे हैं, तो अपोजिशन के पास भी ऐसा कोई संगठन होना चाहिए जो उनको बैकअप करे। अगर इन चीजों पर अपोजिशन के लोग विचार नहीं करते तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि अपोजिशन के लोग बीजेपी और आरएसएस को हराने के लिए गंभीर हैं? ये कैसे कहा जा सकता है? तो अगर मजबूती के साथ लड़ना है तो अपोजिशन को भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा। पूरे बिहार चुनाव में अगर हम कैंपेन को देखें तो आप बताइए कि कितना मुद्दा उठा आरक्षण का। जबकि बिहार में जो आरक्षण लागू किया गया वो डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है और सेंटर में एनडीए की सरकार है। तो जो आरक्षण बढ़ाया गया उसको लागू तो नहीं किया गया, मगर ये मुद्दा नहीं उठाया गया अपोजिशन के द्वारा, जिस प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए था नहीं उठाया गया। तो आपको अपनी आइडियोलॉजी क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे उनकी आरएसएस बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी क्लियर किया है तो आपको भी अपनी आइडियोलॉजी क्लियर करनी पड़ेगी। अगर अपोजिशन कंफ्यूज रहेगा आइडियोलॉजी को लेकर के तो फिर लड़ाई कैसे होगी? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हितों की आवाज जिस मजबूती से उठनी चाहिए नहीं उठाता अपोजिशन। और उत्तर प्रदेश में सर एसआईआर लागू है। एसआईआर हो रहा है, उसको लेकर काफ़ी खबरें आ रही हैं। काफ़ी बीएलओ जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है, काफ़ी लोग परेशान हैं और एसआईआर में बहुत सारे ये कह रहे हैं कि वोटें कटेंगी। इसको लेकर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो क्या कहेंगे सर, एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिस प्रकार से काम किया जा रहा है और जो उनका रिकॉर्ड रहा है उसके आधार पर वो कोई काम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट करेंगे, इसकी तो संभावना बहुत कम है। तो जब इसकी संभावना कम है तो इसके लिए अपोजिशन के लोगों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और ज्यादा सतर्क होकर के या तो आल अपोजिशन को मिलकर, अगर बिहार में इस बात के लिए अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि बिहार में वोट कटने की वजह से हम हार गए, अगर ऐसा उनका कहना है तो आल अपोजिशन को मिलकर चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करना चाहिए? या आल अपोजिशन को उनका वोट ना कटे उसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आल अपोजिशन मिलकर एसआईआर का बहिष्कार करे तो क्या चुनाव आयोग एसआईआर करवा ले जाएगा? और अगर एसआईआर हो रहा है तो फिर
जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने बूथ लेवल एजेंट को ये तय करें कि वोट ना कटने पाए किसी का, वो भी चेक करें। और अगर इसके बावजूद भी नहीं रुक रहा है और चुनाव आयोग, जैसा कि अपोजिशन के लोगों का आरोप है कि चुनाव आयोग वोट काट रहा है जिसकी वजह से वो बिहार में हार गए, तो फिर ऑल अपोजिशन की पार्टियां मिलकर एसआईआर का विरोध क्यों नहीं कर रही? बहिष्कार करना चाहिए, असहयोग करना चाहिए। सर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का नेक्स्ट आंदोलन क्या है? हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और आने वाले समय में आप लोगों का क्या आंदोलन होने वाला है और क्या रणनीति है आप लोगों की सर? जाति आधारित जनगणना पर सरकार की कैबिनेट के कहने के बावजूद अभी भी हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि उसमें सरकार के द्वारा धोखेबाजी की जा रही है और ये केवल टाइम पास करके ओबीसी के लोगों का वोट लेने का कार्यक्रम है। तो इसलिए एक तो जाति आधारित जनगणना पर अभी जनवरी में हम लोग आंदोलन करेंगे। दूसरा, अलग अलग राज्यों में अभी रिजर्वेशन को बढ़ाया गया है लेकिन उसको लागू नहीं किया गया है। तो उसको अभी जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद आरक्षण की सीमा 50% टूट गई है, तो फिर अब ओबीसी को संख्या के अनुपात में 52%, कम से कम जब तक गिनती नहीं होती तब तक 52% ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया जाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ओबीसी से क्रीमी लेयर हटाया जाए। चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अभी बड़े पैमाने पर निजीकरण हो रहा है, इसलिए निजी क्षेत्र में एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन लागू किया जाए और एससी एसटी ओबीसी को प्रमोशन में भी आरक्षण लागू किया जाए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग जनवरी में बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो साथियों, हमारे साथ चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से मोर्चा से हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के बने रहिए बहुजन 85 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।